जिन विद्यार्थियों को 2026 के एग्जाम देना है वे लोग कमर कस लें और तैयार हो जाएं पूरे ऊर्जा के साथ। और इसी में आपके सहयोग के लिए लाया गया है आरजी राशि की तरफ से कि आपको क्वेश्चन आंसर भी साथ में दिया जा रहा है। और मेरे चैनल से आप जुड़िए और प्रतिदिन अपना क्वेश्चन आंसर तैयार कीजिए, लिखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। अब आपको इधर उधर घूमने की समस्याएं खत्म हो गई है। आइए प्रथम क्वेश्चन, आप यहाँ भूगोल की बात हो रही है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो भूगोल चैप्टर है जिसमें नवीकरणीय संसाधन क्या है। नवीकरणीय संसाधन आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है, 21 में, 22 और 24 में बार बार आने वाले क्वेश्चन है। आप इसको नोट्स बना लीजिए, मैं आपको शॉर्ट रूप में बता रहा हूं और अच्छी तरह से आप इसको लिख लीजिए। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें प्राकृतिक रूप से जल्दी प्राप्त किया जा सकता है और जिनका उपयोग लगातार किया जा सकता है। इन्हें खत्म नहीं होने वाले संसाधन भी कहा जाता है, जैसे सूर्य की ऊर्जा, जल, पानी, हवा, ये सब आते हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप में आता है कि सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। सतत पोषणीय विकास से कई बार पूछा गया प्रश्न है, जो 15 में, 2019 में, 2023 में, 2025 में बार बार पूछा गया है। आइए इसका आंसर आप देख लेते हैं कि सतत पोषणीय विकास वह प्रक्रिया है, वह विकास है जिसमें आज की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ भविष्य में भी संसाधनों की उपलब्धता और पर्यावरण की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाता है। इस सतत विकास भी कहा जाता है। आप चाहें तो छोटे में लिख सकते हैं और इसको एक दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि सतत विकास वह विकास है जो आज की जरूरतों को पूरा करता है और भविष्य के पीढ़ियों के लिए संसाधनों और पर्यावरण की सुरक्षा भी करता है। ये आपका सतत पोषणीय विकास का उत्तर हो गया। आप इसको लिख लीजिए। सबसे दमदार और महत्वपूर्ण, अब 60 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन और दीर्घ में भी कई बार पूछा गया है, लेकिन इस बार 60 में आने की संभावना, इसलिए मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में लेकर आया हूं कि जैव संसाधन से आप क्या समझते हैं। जैव संसाधन के समझते हैं तो जैव संसाधन वे संसाधन है जो जीवित प्राणियों से प्राप्त होते हैं। जैव मतलब जीवित होता है, जैव मतलब जीवित, और जैव संसाधन हो तो जीवित प्राणियों से जो प्राप्त होते हैं। जैसे जीवित में आप क्या आ जाएंगे, पौधे, पशु, मनुष्य, सूक्ष्म जीव आ जाएंगे। ये सब जैव संसाधन है और इनका उपयोग करके हम भोजन भी प्राप्त करते हैं, इनसे दवा भी बनाते हैं, इनसे ईंधन भी यूज करते हैं और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हम इन जैव संसाधनों से करते हैं। इसलिए जैव संसाधन के रूप में इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृदा अपरदन क्या है। मृदा अपरदन क्या है, उसके संरक्षण के उपाय बताइए। तो आपको एक जो है कि अति लघु उत्तरीय में प्रश्न में आता है कि मृदा अपरदन क्या है, आपको शॉर्ट रूप में लिखने के लिए आता है और एक आता है विस्तारित रूप में। तो मैं आपको दोनों चीजें बताने वाला हूं, शॉर्ट वाला भी और विस्तारित वाला भी। आप इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है और एग्जाम में आएगा तो आप घबराना नहीं, क्योंकि मैं आपको दे रहा हूं यहाँ क्वेश्चन और आंसर दोनों भी साथ में। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, मृदा अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें हवा, पानी, मानवीय क्रियाओं के कारण मिट्टी के उपजाऊ परत बह जाती है। अर्थात हवाओं के कारण, पानी के कारण, मानवीय क्रिया मतलब पशु चराई के भी कारण होता है, पानी के बहाने से भी होता है, जुताई के भी कारण होते हैं। तो मिट्टी के जो ऊपरी परत होती है वो क्या हो जाती है, बह जाती है, नष्ट हो जाती है। इसी प्रक्रिया को हम मृदा अपरदन कहते हैं। अगर जो ये ऊपरी परत मिट्टी का बह गया तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। जब उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है तो कृषि कार्य प्रभावित हो जाता है, फसल अच्छी तरह से उत्पादन आप नहीं कर पाते हैं। इसलिए मृदा अपरदन किसानों के लिए हत्या कहा जाता है, आत्महत्या से निकाला जाता है और मृदा अपरदन से किसान को बहुत ज्यादा नुकसान होता है और कई बार मृदा अपरदन किया जाता है और करके इससे लाभ भी प्राप्त किया जाता है। जैसे कई जगहों पर मैं आपको बता दूं तो मृदा की जो ऊपरी परत होती है अनुपजाऊ होती है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको काट करके हटा दिया जाता है, मिट्टी निकलवा दी जाती है और दूसरा चीज उसमें भर दिया जाता है, तो वो भी एक प्रकार का मृदा अपरदन होता है। दूसरी चीज, आपका खेत ऊपर है और आपके खेत में पानी चला गया, बाढ़ आया, आंधी आई, इसमें धूल उड़ करके बगल वाला के खेत में चला गया, तो मृदा अपरदन से आपका तो नुकसान हुआ, लेकिन बगल के खेत में पानी के माध्यम से, धूल के माध्यम से उड़ करके आंधी के माध्यम से चला गया तो उसका फायदा हो गया। और कई बार नुकसान भी होता है, पता चला बालू चला गया उड़ करके तो
उसका खेत भी खराब हो गया। तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है मृदा अपरदन का। अब इसके संरक्षण के उपाय क्या हो सकते हैं? संरक्षण के उपाय करने के लिए सबसे जरूरी कारण होता है आप पेड़ पौधा लगाइए। सबसे पहले आप पेड़ पौधा लगाइए, जिसको आप लिखेंगे तो वनीकरण कहेंगे, पेड़ पौधा लगाना नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे वनीकरण। वनीकरण में क्या होता है कि आप अधिक से अधिक पेड़ लगाते हैं और जब किनारे किनारे बॉर्डर की तरफ से पेड़ लगा देते हैं तो मिट्टी पेड़ क्या होता है, पेड़ मिट्टी को बांध लेते हैं और कटाव को कम करते हैं और उसके साथ मिट्टी के बहाव को भी रोकते हैं। इसलिए मृदा अपरदन आपका रोका जा सकता है, वनीकरण के द्वारा पेड़ लगा करके रोका जा सकता है। दूसरी होती है समुच्च जुताई। समुच्च जुताई थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन मैं आपको तो जैसे ऊपर ढाल है और नीचे की तरफ, तो ढाल से नीचे की तरफ आप जुताई करेंगे, ऊपर की मिट्टी धड़क करके नीचे आ जाती है। इसलिए आपको जब ढलान वाले क्षेत्र में आपकी जुताई करो तो नीचे से ऊपर की तरफ आपको जाना चाहिए, ताकि नीचे की मिट्टी ऊपर जाती रहे और उसको बह करके नीचे ना आए और मृदा अपरदन को रोका जा सके और आपकी जो उपजाऊ मिट्टी है वो बह करके किसी दूसरे के खेत में, दूसरे की जमीन में न जाए। तो इसके समुच्च जुताई कहा जाता है। यह जनरली आप देखोगे तो पहाड़ों पर ढलान क्षेत्रों में किया जाता है। आप इसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं। सीढ़ी नुमा खेती होती है। सीढ़ी नुमा खेती जनरली पहाड़ी एरिया में होता है, जैसे कि आप जाएंगे दार्जिलिंग में जाएंगे, आप हिमाचल प्रदेश में जाएं, उत्तराखंड में जाएं, जम्मू कश्मीर में जाएं, तो वहां पर देखेंगे ऐसे ऐसे रो में बना होता है, लगाया जाता है। तो इसको समुच्च जो थी सीढ़ीदार खेती के रूप में जाना जाता है और उसमें भी किनारे किनारे घास लगाया जाता है, उसके भी किनारे किनारे पौधे लगाए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं, ताकि मिट्टी के बहाव को रोका जा सके। दूसरा चीज घास और फसल चक्र। आपके खेतों में घास उगना होता है, फसल चक्र मिट्टी को सुरक्षित करता है और घास उगाया जाता है। जनरली किसी जगह तो एक एक फसल छोड़ दिया जाता है, उगाया नहीं जाता है, तो किसमें घास जो रहती है वो मिट्टी को बांध कर रखी रहती है और अगले बार और उपजाऊ मिट्टी हो जाती है उनके सड़ने गलने से, तो उसके लाभ करता है, खेत में खाद का काम भी करता है। नेक्स्ट इसमें आप ऑप्शन डालेंगे बांध और मेड़ बना करके। तो खेतों के चारों ओर मेड़बंदी होता है, सभी लोग अपने जान रहे होंगे, सबके खेतों में मेड़बंदी किया जाता है। मेड़ बनाने से और छोटे छोटे बांध बनाकर मिट्टी के बहाव को भी रोका जाता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। नियंत्रित पशु चराई। पशु चराई का मतलब जब पशु जाते हैं चरने तो उनके जो खुर होते हैं वो थोड़ा नुकीले टाइप के होते हैं, उनके खुर से कट कट के मिट्टी जो लगी रहती है वो भुरभुरी हो जाती है और मिट्टी के भुरभुरी हो जाने से जब आंधी आती है, बारिश होता है, तो पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से वो उड़ करके दूसरी जगह चली जाती है। तो जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो आपके खेत से बह करके कहीं और चली गई, इसलिए मृदा अपरदन आपके लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगा। तो आपको क्या करना है कि आपको पशु चराई भी कम करना है ऐसे क्षेत्रों में जहां मिट्टी को बहने की समस्या हो, बहने की चांसेस हो। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका है जैव विविधता। अब क्या है, सॉरी, जहां जैव विविधता। जैव विविधता आप क्या है, जैव विविधता बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जो 2015, 16, 18, 2021, 2022 और 25 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। यह बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आइए इसको सबसे आसान विधि से, सबसे साधारण तरीके से समझते हैं कि जैव विविधता का अर्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीवों की विविधता है। जो पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं सभी प्रकार के जीवों की, उनकी विविधता को जैव विविधता कहा जाता है, जिसमें पेड़ भी आएंगे, पौधे आएंगे, मनुष्य आएंगे, जीव जंतु आएंगे, सूक्ष्म जीव आएंगे, सभी प्रकार की जातियां आती हैं और इन्हीं को सबको मिला करके पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में शामिल किया जाता है। और वहां पर क्या होना चाहिए, जब वहां पारिस्थितिकी तंत्र में तो हवा भी होगा, मिट्टी भी होगा और पानी भी होगा। तो तीन वाला जो सर्किल बनता है वो भी बनता है, तो वो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन जैव विविधता आप कहेंगे तो जैव विविधता का मतलब होता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीवों की विविधता जहां मिलते हो, जिसमें पेड़ आते हैं, पौधे आते हैं, मनुष्य आते हैं, जीव आते हैं, पशु आते हैं, सभी सूक्ष्म जीव उसमें आ जाते हैं, उनको जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। और जो आप कहें कि इसको 60 तरीके से लिखना चाहते हैं तो 60 में आप लिख लें कि पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतुओं और पौधों की विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलता है एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 क्या है, तो एजेंडा 21 तो बाबू कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है और यह
बहुत ही ट्रेंडिंग चीजें हैं, आप इसको समझ लीजिए। ये वैश्विक कार्य योजना है। वैश्विक मतलब विश्व स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली प्रक्रिया है, जो 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन में अपनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देना। अभी इसके पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा है कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए एजेंडा 21 लाया गया। क्या लाया गया? एजेंडा 21 लाया गया। क्यों लाया गया? ताकि पर्यावरण को संरक्षण के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विकास किया जा सके, इसलिए ये लाया गया। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ सामाजिक विकास को किया जा सके, तो क्या लाया गया? एजेंडा 21, जिसमें कहा गया सतत पोषणीय विकास। अगर जो आप चाहें तो इसको छोटे में लिखना चाहें तो छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं कि एजेंडा 21 वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों और पर्यावरण की सुरक्षा करने की योजना है। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि वन्य जीवों का संरक्षण क्यों अनिवार्य है? क्या वन्य जीवों, जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं को, जो जंगली जीव कहे जाते हैं, बाकी भी जीवों को सुरक्षा देना क्यों जरूरी है? यह क्वेश्चन आपको बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जो 2018 में, 21 में, 24, 25 में भी पूछा गया था। आइए इसको पहले समझ लेते हैं कि इस पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए, पहला हेडिंग का डालेंगे आप, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। क्या? क्योंकि वन्य जीव प्रकृति की खाद्य श्रृंखला को महत्वपूर्ण भाग है और इनके संरक्षण से पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा और बना रहता है। खाद्य श्रृंखला क्या होता है कि सबसे पहले पेड़ पौधे जो होते हैं वो सूर्य के रोशनी से और जमीन में पानी लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेकर के और अपना भोजन तैयार करके बना लेते हैं, तो वो स्वपोषी कहलाते हैं। और उनको खाने वाला शाकाहारी है, जो घास खाता है, पौधों को खाता है, जैसे गाय हो गया, हिरन हो गया। और गाय और हिरन को, भैंस को खाने वाला जो हो जाएगा, कौन हो जाएगा इसमें? तो मांसाहारी आ जाएगा, शेर आ जाएगा, चीता आ जाएगा। और इनसे जो बचे उचेगा खा पी कर साफ कर देने वाले लोमड़ी आ जाएंगे, कुत्ते आ जाएंगे और कुछ चीजें आते हैं। और जब शेर मर जाता है तो शेर को मानव में दोनों कन्फ्लिक्ट होता है, दोनों चरम स्तर पर आते हैं। गिद्ध होते हैं, गिद्ध भी इन सबको खाने के बाद जो बचा रहता है मांस वगैरह, उनको खा जाते हैं। उसके बाद छोटे छोटे जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव बैक्टीरिया टाइप के होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो भी खाकर खत्म कर देते हैं। तो यहां पर सबकी जरूरत है। इस पृथ्वी किसी एक सिर्फ मानव की नहीं है, और किसी मानव, आप तो देख रहे हैं कि पिछले 40 सालों में सिर्फ एक जाति की जनसंख्या बढ़ रही है, वो सिर्फ है तो मानव है। सिर्फ मानव की जनसंख्या बढ़ी है और बाकी सभी जातियों की जनसंख्या घटी है। अरे बहुत भयावह स्थिति भविष्य में खड़ा कर देगा। इसलिए हर सरकार, हर देश की गवर्नमेंट ने यह अपने यहाँ प्रावधान कर रही है कि पारिस्थितिकी संतुलन को कंट्रोल किया जाए, हर जीवों को सुरक्षा दी जाए, और हर जीवों की भी जरूरत है, अदरवाइज मानव के लिए खतरा बन जाएगा। और देखा जाए नेक्स्ट, इसमें आपको देखेंगे जैव विविधता की रक्षा के लिए। जैव विविधता की रक्षा के लिए क्या होता है कि वन्य जीवों के संरक्षण से पृथ्वी पर जैव विविधता बनी रहती है, और जो जीवन के लिए आवश्यक है, जो भी मैं कहा हूं वो चीज को कहा जा रहा है। जैव विविधता की रक्षा के लिए होता है प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा है, तो वन्य जीवों के संरक्षण किया जाता है। अब प्राकृतिक संसाधन में क्या आ जाएंगे? जहां वन्य जीव जंतु रहेंगे वहां पर आप एरिया को छोड़ दीजिएगा, वहां पर आप पूरा पूरा खाली रहेगा, दूसरा कोई आएगा नहीं, तो वहाँ जंगल भी बचे रहेंगे। जंगल बचे रहेंगे तो वहाँ पानी भी होगा, और जंगल से हमको ऑक्सीजन मिलेगा, लकड़ियाँ भी मिलती हैं, और हमारे जो उसके नीचे जो खनिज तत्व हैं वो भी सब मिलते रहते हैं। अदरवाइज ये जो कंपनियां हैं औद्योगिकरण वाली, ये तो उनको खन करके खत्म ही कर देंगे कुछ समय बाद। तो इनके लिए संरक्षण की जरूरी होता है। मानव जीवन की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। 4 नंबर का जो आप हेडिंग देख रहे हो, मानव सुरक्षा के लिए जरूरी है। मानव सुरक्षा के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि पर्यावरण शुद्ध रहता है, जिससे स्वस्थ और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब मानव के लिए, अब कोई जंगल में मर जाए तो जो जंगली जीव होते हैं उसको खा खा करके साफ कर देते हैं। बिल्ली रहती है तो बिल्ली छोटे छोटे जीवों को खाकर खत्म कर देती है। कुत्ते होते हैं, कुछ चीज खत्म करते हैं। तालाब में मछलियां होती हैं, उसमें जो सड़े गड़े पदार्थ होते हैं उनको खा करके साफ कर देती है। अदरवाइज ये लोग नहीं रहेंगे तो इतना गंदगी फैल जाएगी, पूछिए नहीं। गांव में देखते होंगे सुबह सुबह सुअर लोग घुमाते हैं, सब साफ कर देती है, किनारे किनारे रोड पर गंदगी रहता है।
बाकी भी जीव रहते हैं, सब साफ कर देते हैं। तो प्रकृति में सब जीवों की जरूरत है, प्रकृति ने सबको बराबर चीज दी है। कोई यहाँ पर गंदगी फैलाता है, कोई साफ करता है, कोई किसी को खाता है, कोई किसी को खाता है, कहीं कोई रहता है, कहीं कोई रहता है। तो यह एक संतुलन है, और यह संतुलन को बनाए रखने के लिए सबकी जरूरत है। जैसे आप समोसा खाते हैं तो खट्टा भी खाते हैं और मीठा भी, तीखा चटनी भी खाते हैं स्वाद लेने के लिए। तो जीवन में भी स्वाद की जरूरत है, तो प्रकृति में भी स्वाद की जरूरत है, तो सभी जीवों की जरूरत है। अदरवाइज आप अकेले ऐसा नहीं कर पाएंगे। भावी पीढ़ियों के लिए क्या कहा गया है, तो वन्य जीवों का संरक्षण आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन्हें देख सके और समझ सके। अब मान लीजिए शेर रहेगा ही नहीं, चीता रहेगा ही नहीं, और जो पंडा रहेगा ही नहीं, और यहाँ पर बाज है ये नहीं है, गिद्ध है ये नहीं है, तो आने वाली पीढ़ियां क्या जानेंगी ये सब क्या थे। इसलिए आने वाली पीढ़ियां भी समझे और देखे, उनके लिए भी सब रहेगा। तो आप जाओगे चिड़ियाघर में देखने, ये चीजें हैं। ठीक है, आप नेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं एक और कि वैज्ञानिक एवं वैश्विक महत्व। जब वैज्ञानिक और वैश्विक महत्व यह है कि इसमें शिक्षा को बढ़ावा मिलता है, यहाँ पर अनुसंधान होता है, इन पर शोध होता है, और कई प्रकार की बीमारियों के लिए इनसे दवाएं भी तैयार की जाती हैं, और रिसर्च में भी इनका प्रयोग किया जाता है। इसलिए इन सब जीवों की यहाँ पर रहना अति जरूरी है, अति उत्तम है। तो आइए, यह क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद कौन सा आंसर है, हाँ जी अभी एक और है। ठीक, एक क्वेश्चन यह मिल जा रहा है कि आपका मृदा वर्गीकरण क्या है, काले मिट्टी, पीली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताइए। तो मृदा का वर्गीकरण भी किया गया है। मृदा वर्गीकरण से क्या समझते हैं आप यहाँ पर समझ लीजिए। तो मृदा वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी को उसके रंग, बनावट, संरचना, उर्वरता की उपयोगिता के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। जिसमें काली मिट्टी की बात कर लीजिए। काली मिट्टी क्या होती है, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, और इसमें नमी को रोकने की क्षमता सबसे अधिक होती है, और यहाँ पर कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसके साथ साथ गन्ना, गेहूं और तिलहन भी उगाए जाते हैं। तो काली मिट्टी अगर जो जानी जाती है तो कपास के उत्पादन के लिए जानी जाती है। एक नंबर का आपसे प्रश्न पूछेगा कि काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी है, तो कपास के उत्पादन के लिए। या पूछा जा सकता है कि कपास किस मिट्टी में उगाया जाता है, तो आप कहेंगे काली मिट्टी में। दूसरी चीज आपको भी पूछा जाता है काली मिट्टी का कौन सा क्षेत्र है, तो काली मिट्टी के लिए आपका महाराष्ट्र एरिया और मध्य प्रदेश का कुछ एरिया और गुजरात में थोड़ा सा एरिया आता है, काली मिट्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरे नंबर पर आपका है पीली मिट्टी। पीली मिट्टी का रंग जो पीला होता है और हल्का सा भूरा होता है, इसमें उर्वरता थोड़ा कम होती है। हालांकि सबसे ज्यादा उर्वरता काली मिट्टी में होती है, इसके बाद से जलोढ़ मिट्टी में होती है। और पीली मिट्टी में जनरली उर्वरता थोड़ा कम होता है, इसलिए इसको खाद्य और सिंचाई की आवश्यकता होती है, तभी आप इसमें अच्छे से अच्छे उत्पादन कर पाएंगे। इसमें धान, मक्का, मूंगफली, बाजरा वगैरह उगाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी की अगर जो हम बात करें तो यह मिट्टियों द्वारा लाई गई, दूर दूर से बहाकर पानियों के द्वारा वहां पर इकट्ठा किया गया एक मिट्टी होती है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ माने जाने वाली जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। इसको इंग्लिश में एलुवियल भी कहा जाता है। इसमें धान, गेहूं, गन्ना, जूट और तमाम तरह के फसल उपजाए जाते हैं। यह भारत के तराई क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के क्षेत्र इसमें आते हैं। तो यह आप समझ रहे हैं मृदा का वर्गीकरण के बारे में। वनों के विभिन्न वर्गों के बारे में आप क्या समझते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है। आइए इसको समझ लेते हैं। तो वनों का जो आप समझ रहे हैं कि उनके विभिन्न वर्ग कौन कौन से होते हैं, तो वनों को उनकी भूमि, जलवायु, ऊंचाई, पत्तियों और मानव उपयोग के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। जिसमें गहन वन की कहा जाए, गहन का मतलब होता है डेंस, डेंस का मतलब होता है सघन वन, जो बहुत गस्सीन होगा, बहुत ज्यादा उसमें पास पास में पेड़ होंगे और झाड़ियां होंगी, उसको गहन वन कहा जाता है। इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। ये आपस में एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं, बहुत मिले जुले रहते हैं। सूर्य की रोशनी उनके नीचे तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि ऊपर से और नीचे से पूरे एकदम गस्सीन रहते हैं, तो उनके सूर्य की रोशनी ऊपर ही रह जाती है। इसको हम वर्षा वन भी कहा जाता है। दूसरे आप कहते हैं खुला वन। यह वृक्षों की संख्या कम रहती है, दूर दूर होते हैं, तो इसलिए खुला होते हैं, आप इनमें घूम सकते हैं, गाड़ी वगैरह लेकर जा सकते हैं। तो मतलब हर तरह से टूरिज्म भी इसमें होता है। यहाँ सूर्य की रोशनी भूमि तक पहुंचती है, इसलिए यहाँ पर सूखा भी रहता है, उसमें घास भी रहती है छोटी छोटी, और सूख भी जाता है। ये चीज होता है। मिश्रित वन जो होते हैं वह वृक्षों के एक प्रकार में पाए जाते हैं, जो भारत में शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पर हमेशा आप देखेंगे तो यह
हरा भरा रहते रहेंगे, मिश्रित होते हैं। सदाबहार वन को हमेशा जंगलों में रहते हैं और ये हमेशा सालों भर इनके पत्ते गिरते रहते हैं, आते रहते हैं, गिरते रहते हैं, इसलिए हमेशा ये हरे भरे दिखते हैं, इसलिए इनको सदाबहार वन कहा जाता है। यह भारत के पूर्व और उत्तर में पाए जाते हैं, इनको वर्षा वन भी इनको भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपको देखेंगे शीतोष्ण। शीतोष्ण का मतलब है सर्दियों में जो पेड़ पत्ते गिर जाते हैं इनको शीतोष्ण कहते हैं। इसमें देखेंगे जैसे कि आम हो जाएगा, महुआ हो जाएगा, नीम हो गया, और भी सारे जो पेड़ हैं इनके सर्दियों में इनके पत्ते गिर जाते हैं और इसके बाद से फिर जैसे गर्मी आएगा फिर इनके नए पत्ते आ जाते हैं, तो इनको पतझड़ वाला भी कहा जाता है और शीतोष्ण वन भी कहा जाता है। ये भारतीय शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन क्या होता है? मैंग्रोव वन समुद्र के किनारे या दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि बंगाल के खाड़ी में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन पाए जाएंगे, और दक्षिण भारत के कुछ एरिया में भी केरल के तटों पर भी मिलते हैं, लेकिन बंगाल खाड़ी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का डेल्टा है जो बंगाल की खाड़ी में है, जिसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। यह 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, या तो लिखने के लिए आएगा, आप नोट डाउन कर लीजिए। सुंदरबन डेल्टा कहां पाया जाता है? तो बंगाल की खाड़ी में है, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर पाया जाता है। और उसमें कौन सी सुंदरिया वन है, और वहां पर बंगाल लायन टाइगर सफारी भी वहीं पर है, उनका संरक्षण भी दिया गया है। तो आइए मैंग्रोव वन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो समुद्र के किनारे और दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं और जड़ें पानी में रहती हैं और समुद्री तूफानों की भूमि से सुरक्षा करती है, यानी कि समुद्री तूफान आएंगे तो जो पेड़ पौधे होते हैं, जो झाड़ियां होती हैं, उनको रोकने के काम करती है, उनकी हवाओं को कम करती है, इसलिए सुरक्षा का भी काम करते हैं। तो यह आपका रहा प्रश्न तैयार हो गया, आप इनको लिख लीजिए और यहाँ पर 60 स्क्रीन ले लीजिए, तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं नए चैप्टर का क्वेश्चन और आंसर के साथ। तब तक के लिए आप मेरे RGB राशि को देखते रहिए। चैनल को आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, कि आपको अब आपको किताब खरीदने की या गाइड खरीदने की जरूरत नहीं है, इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, और कोई वीडियो देखने की भी आप समस्या से हट जाइए, क्योंकि आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको मिल रहा है, इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।